पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ अदर फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 दैट इज लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो ये है लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 8, जिसमें आज का हमारा गोल है कि हम स्टडी करें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। इससे पहले कि हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझे, हमें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इनर्शिया किस चीज को कहते हैं, मतलब क्या होता है इनर्शिया। आपने बहुत सुना होगा शायद इनर्शिया इनर्शिया, बट इनर्शिया क्या होता है ये आज हम लोग समझेंगे। तो आज के वीडियो का गोल है सबसे पहले ये समझना कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, फिर ये समझेंगे कि इनर्शिया कैसे कहते हैं, एंड देन लास्ट में हम लोग समझेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। आइए देखते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं। तो मैं आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से सुनो। अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो लोग हैं जो कि टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। तो आपको टग ऑफ वॉर क्या होता है ये तो पता ही होगा, है ना। इसमें ना एक रस्सी होती है जिसे दो लोग मिलकर क्या करते रहते हैं, खींचते, ठीक है। अब इधर पे बीच में ना एक क्या होता है, लाइन भी होता है। अब यहाँ पर गेम का रूल क्या है कि जो ये सबसे पहला वाला पर्सन है ये क्या करेगा, दूसरे पर्सन को इस लाइन के इस बाजू यानी अपनी तरफ लेकर आएगा, और ये दूसरा पर्सन भी चाहेगा कि ये पहला पर्सन इसकी तरफ आ जाए, ठीक है। जिसने पुल करके सामने वाले को अपनी तरफ लेकर आ गया वो जीत गया। यही होता है इस गेम का रूल। तो इसमें क्या होगा ना, ये दोनों के दोनों फोर्स अप्लाई करेंगे, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करेंगे बाय दिस रोप, ओके। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि पहले पर्सन ने अपनी तरफ एक फोर्स लगाया, बहुत जोर से फोर्स लगाया भाई। अब दूसरा पर्सन भी क्या करेगा, अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या है पता है, इस पर्सन ने मान लो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। अब जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता दूं कि फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं। जिस तरह आप डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हो, सेम उसी तरह हम फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं। ये बात क्लियर है। तो ये पहले पर्सन ने क्या किया, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और सामने वाले को अपनी तरफ पुल करने लगा, ठीक है। सेम उसी तरह जो दूसरा पर्सन है इसने भी क्या किया, पहले पर्सन को अपनी तरफ पुल करने के लिए सेम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो दोनों के दोनों तो इक्वल अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सही बात है। अच्छा, बट आप ये देखेंगे यहाँ पे कि दोनों के फोर्स का डायरेक्शन अलग है। मतलब ये पहले वाले पर्सन ने जो फोर्स अप्लाई किया है उसका डायरेक्शन इसी की तरफ है, और जो दूसरे वाले पर्सन ने फोर्स अप्लाई किया है उस फोर्स का डायरेक्शन भी उसी की तरफ है। तो यहाँ पर दोनों फोर्स का डायरेक्शन आप देख रहे हो, मैंने एरो से इंडिकेट किया है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब कोई दो फोर्स इक्वल हो बट अपोजिट डायरेक्शन में हो, ध्यान से सुनो, जब कोई दो फोर्स इक्वल हो बट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस टाइप के फोर्सेस को हम लोग कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहेंगे हम लोग, बैलेंस्ड फोर्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा होगा तो इन दोनों में से क्या कोई भी मूव होगा? जरा सोचो और बताओ। ये दोनों ने क्या किया है, इक्वल अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया है। ये पहला वाला पर्सन दूसरे पर्सन को 10 न्यूटन के फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, और ये दूसरा वाला पर्सन भी पहले पर्सन को 10 न्यूटन के फोर्स से अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो क्या लगता है आपको दोनों में से कौन मूव होगा? हाँ, कौन एक दूसरे के पास आएगा? आंसर इज नो वन विल मूव, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मूव नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर फोर्स क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी बैलेंस्ड फोर्स एक्ट करता है तो कोई भी मोशन नहीं होता, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स जब भी एक्ट कर रहा हो तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता, ये लोग मूव नहीं होने वाले। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि बैलेंस्ड फोर्स के केस में दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, समझे। दोनों क्या है, इक्वल अमाउंट के फोर्स है बट अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कैंसल आउट कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर दोनों में से कोई भी मूव नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि अब यहाँ पर जो टोटल फोर्स है वो टोटल फोर्स कुछ बची नहीं, दोनों फोर्स तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिए। तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। बोलो ये बात समझ में आ गई आपको, पक्का? आओ समझते हैं अभी अनबैलेंस्ड फोर्स को। तो अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला वाला पर्सन है, ये जो हमारा पिक्चर का हीरो है, ये ना अपने फोर्स को बढ़ा दिया। मतलब ये पहले सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा था, अब ये क्या करेगा पता है, अब ये 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, यानी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। और ये हमारा हीरो, इसको तो पता ही नहीं कि उसने अपने फोर्स को बढ़ा दिया है। तो होगा क्या पता है, ये सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है और ये भाई पहला पर्सन ये 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया है।
तो अब मुझे बताओ क्या इन दोनों में से कोई मूव होगा? हाँ, यहाँ पर देखो ना, फोर्स की क्वांटिटी क्या हो चुकी है, बदल चुकी है ना। एक ज्यादा फोर्स लगा रहा है, एक कम फोर्स लगा रहा है। अब बताओ क्या यहाँ पर कोई मूव होगा? यस ऑफ कोर्स सर। आप ये देखोगे कि जो दूसरा पर्सन है वो मूव होकर आगे की तरफ आ जाएगा। समझ रहे हो? ये क्या हो जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। क्यों? ये भाई ने क्या किया है, ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया है ना, इसलिए। तो ऐसे टाइम पे जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो और अनइक्वल हो, सेम ना हो, अनइक्वल हो, तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स। ये चीज क्लियर रहेगा। अब अनबैलेंस्ड फोर्स में आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि ऑब्जेक्ट मूव होता है, ऑब्जेक्ट मूव होता है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? मैं यहाँ पर बोलूंगा जो नेट फोर्स है वो क्या है? नॉट जीरो, वो जीरो के इक्वल नहीं है। बोलो ये बात समझ में आ गया? तो एक बार जरा समराइज कर देता हूं। बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होता है जब दो फोर्स इक्वल अमाउंट के हो और अपोजिट डायरेक्शन में लगे। ठीक है, उसको बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। बैलेंस्ड फोर्स में दो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करते क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं नहीं, कर देते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि वहां पर नेट फोर्स जीरो के इक्वल होता है। बट इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते क्योंकि दोनों अनइक्वल होते हैं। ठीक है, जब दो अनइक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव होते हैं तो हम ये बोलेंगे कि वहां पर दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे और नेट फोर्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। सो आई होप आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स समझ में आ चुका है। अब हम लोग इनर्शिया को समझते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे इनर्शिया के बारे में। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, इनर्शिया को भी हम लोग समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक टेबल है और ये टेबल रुका हुआ है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो टेबल है वो रेस्ट स्टेट में है। क्लियर? अब अज्यूम करते हैं कि इस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक बुक रखा हुआ है और ये बुक भी मूव नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये बुक जो है वो भी रेस्ट स्टेट पर है। क्लियर है इतना? बट मैं चाहता हूं कि ये बुक मोशन में आए, अपने स्टेट को चेंज करे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं ना, इस बुक के ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं। कितना? 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं। तो ये जो 2 न्यूटन का फोर्स है ये फोर्स बहुत छोटा है। तो जब मैंने इस बुक के ऊपर ये छोटा सा फोर्स अप्लाई किया तो मैंने ये देखा कि बुक मूव नहीं हुआ। तो मैं तो फेल हो गया। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ ना, अब थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई करता हूँ। ये छोटे से फोर्स से शायद बुक को फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 न्यूटन की जगह अब 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो जब मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इस बुक के ऊपर तो मैंने ये देखा कि बुक अब थोड़ा सा मूव हो गया आगे की तरफ। मैंने बोला चलो ठीक है। अब मेरा मन नहीं भरा। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इस टेबल को भी क्या करना चाहता हूं, मूव करना चाहता हूं। मैं इस टेबल के स्टेट को भी चेंज करना चाहता हूं। तो मैंने सेम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इस टेबल के ऊपर। तो मैंने ये देखा कि टेबल भी मूव नहीं हुआ। अब मैं फिर से चौंक गया कि यार 10 न्यूटन का फोर्स लगा के तो बुक मेरा मूव हो गया था, ये टेबल क्यों नहीं मूव हो रहा? तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं फोर्स को बढ़ा देता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इस टेबल के ऊपर और मैंने ये देखा कि जो मेरा टेबल है अब वो क्या हो गया है, मूव हो गया है। तो इस एग्जाम्पल से आपने क्या कंक्लूड किया? बताओ जरा, इस एग्जाम्पल से आपने क्या कंक्लूड किया? कुछ समझा आपको? चलो मैं समझाता हूं आपको। एक बात बताओ, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना है तो आप क्या करते हो? यस ऑफ कोर्स, आप उस पर फोर्स लगाते हो। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो उसका स्टेट चेंज होगा। सही बात है। अच्छा, लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में इस बुक के ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया था तब तो इसने अपना स्टेट चेंज नहीं किया, है ना? नहीं किया। क्यों नहीं किया होगा? मैं बताता हूं। जब स्टार्टिंग में आपने इस बुक के ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तब उस केस में इस ऑब्जेक्ट ने पता है क्या किया, इस बुक ने पता है क्या किया, इसने ना उस 2 न्यूटन के फोर्स से होने वाले चेंज इन स्टेट को अपोज किया। सिर्फ इस बुक की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो ना तो उस फोर्स की वजह से वो जो उसका स्टेट चेंज होने वाला रहता है उसको वो क्या करता है, अपोज करता है। लेकिन जब आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया यानी कि 2 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाया तब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आपका बुक है, वो उस फोर्स को अपोज नहीं कर पाया और उसका रिजल्ट ये निकला कि उस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो गया। सेम इसी तरह जब आपने टेबल के ऊपर स्टार्टिंग में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इस टेबल ने भी क्या किया, इस 10 न्यूटन के फोर्स से होने वाले चेंज इन स्टेट को अपोज किया। ठीक है,
बट जब आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तब इस टेबल ने भी उस चेंज को अपोज नहीं कर पाया और उसका रिजल्ट ये निकला कि टेबल भी अपने स्टेट को चेंज करके मोशन में आ गया। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आया कि दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने स्टेट को अपोज करता है, अपने चेंज इन स्टेट को अपोज करता है। जब भी आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करोगे तो कुछ समय के लिए वो क्या करेगा, उस फोर्स को अपोज करेगा, बट जब आप फोर्स को बढ़ा दोगे तब वो अपोज नहीं कर पाएगा और वो अपने स्टेट को चेंज करने के लिए अलाउ करेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो क्या करता है, अपने स्टेट को चेंज होने से रोकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया। तो इनर्शिया को आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, द टेंडेंसी बाय विच ऑब्जेक्ट रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना, अपोज करना। तो द टेंडेंसी बाय विच ऑब्जेक्ट रेसिस्ट इट्स चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इस इनर्शिया के ऊपर मैं और भी बात कर सकता हूं, बट ये वीडियो मैं इनर्शिया के लिए नहीं बना रहा हूं। ठीक है, तो इनर्शिया के लिए इतना समझना फिलहाल काफी है। ठीक है, अब हम लोग फटाफट बढ़ते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो आइए देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। सो फाइनली अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसके लिए एग्जांपल है सामने आपके, जरा ध्यान से देखो इसे। ये आपको बॉल दिखाई दे रहा है जो कि रेस्ट स्टेट में है। क्यों? बिकॉज ये बॉल मूव नहीं कर रहा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या इस बॉल के ऊपर कोई फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं? तो इसका आंसर है नो। इस बॉल के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। आओ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहली बात तो ये जो बॉल है, ये बॉल आपका कहाँ पर है? ये बॉल आपका अर्थ पर है, और अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर एक्ट करता है। तो इस बॉल के ऊपर भी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और हम लोग देखते हैं कि वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है ना। तो आप मुझे बताओ कि इस बॉल को तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। बट ये बॉल नीचे की तरफ नहीं जा रहा। पता है क्यों? बिकॉज इस बॉल का खुद का भी कुछ वेट है, और उस वेट की वजह से ये जो आपको ग्रास दिखाई दे रहा है ना, ये जो घास है यहाँ पे, ये घास जो है ना, ये इस बॉल के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों के दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहे हैं, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब ये दोनों के दोनों फोर्सेस बैलेंस फोर्स है, और बैलेंस फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, आपको पहले ही पता है ना। और इस वजह से यहाँ पर जो नेट फोर्स है, वो नेट फोर्स क्या है? जीरो। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा। सिमिलरली इसके आसपास यानी लेफ्ट और राइट साइड पे भी क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिस वजह से, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बैलेंस है। इस वजह से ये जो बॉल है, ये बॉल ना ही लेफ्ट साइड मूव कर रहा है और ना ही राइट साइड मूव कर रहा है, और ये बॉल रेस्ट स्टेट में है। तो अगर आपको इस बॉल के स्टेट को चेंज करना है, अगर आपको इस बॉल के स्टेट को चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक्सटर्नली एक फोर्स अप्लाई करना होगा। थोड़ा और प्रिसाइसली मैं बोलूं तो आपको एक्सटर्नली अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना होगा। ठीक है, आप अगर एक्सटर्नली भी एक बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर दो तो भी ये मूव नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना होगा इसके स्टेट को चेंज करने के लिए? एक्सटर्नली बाहर से एक बैलेंस्ड फोर्स, सॉरी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना होगा। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना होगा। तो चलो मैं ये करके देखता हूँ और चेक करता हूँ उसके बाद इस बॉल के साथ क्या होता है। तो मैंने ये एक्सटर्नली अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया, और मैं ये देखता हूं कि जो मेरा बॉल है, वो बॉल ने अपना स्टेट चेंज कर लिया है, और अब वो रेस्ट स्टेट से मोशन स्टेट में आ गया है। तो अब आपका जो बॉल है ना, वो मोशन स्टेट में है और वो मूव कर रहा है, बट क्या वो कंटिन्यूअस मूव करता रहेगा? आंसर इज नो। एक टाइम के बाद वो बॉल रुक जाता है। क्यों रुकता है पता है? क्योंकि उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स फिर से अप्लाई होता है। आप ये देखते हो, जब आप किसी बॉल को किक करते हो तो वो कुछ देर बाद जाने के बाद रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? बॉल को तो आपने मोशन स्टेट में लेके आ गया था किक करके, है ना, फिर वो रेस्ट स्टेट में कैसे चला गया? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ये जो ग्रास आपको दिख रहा है, ये ग्रास थे इस बॉल के ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया। कैन यू टेल कि इस अनबैलेंस्ड फोर्स का नाम क्या है? यस, इस अनबैलेंस्ड फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। इस अनबैलेंस्ड फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। आपने सुना है फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में? फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि ना हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यहाँ पर इस बॉल का मोशन था इस तरफ, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट किया।
किस लिए? इस बॉल को रुकाने के लिए, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी वजह से ये बॉल ने अपने स्टेट को चेंज किया। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि अगर आपको स्टेट को चेंज करना है, अगर आपको क्या करना है? अपने स्टेट को चेंज करना है, तो आपको किसकी ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है एक अनबैलेंस्ड फ़ोर्स की। आपको किसकी ज़रूरत है? एक अनबैलेंस्ड फ़ोर्स की। चलो एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं जिसमें ना एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा, ठीक है? और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन के स्टेट में है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लो फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं, तब क्या होता है? तो इसके लिए हम आ चुके हैं एकदम बर्फीले जगह पर। अब हम लोग ग्रास के ऊपर नहीं है, अब हम लोग कहाँ पर है? अब हम लोग एक बर्फीली जगह पर है, ठीक है? तो ये बर्फ की परत है यहाँ पर, है ना? फ्रोजन सरफेस है यहाँ पर और इस सरफेस के ऊपर ये मेरा बॉल यहाँ पर रखा हुआ है। अब मान लेते हैं कि अब देखो यहाँ पर भी इस बॉल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट करेगा ही, ठीक है? और सरफेस है तो नॉर्मल फोर्स भी एक्ट करेगा ही, है ना? तो ये बॉल नीचे और ऊपर तो जाएगा नहीं, है ना? अब मैं क्या करता हूँ ना, इस बॉल के ऊपर फिर से एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने इस बॉल के ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया और मैं ये देखता हूँ मेरे बॉल ने मोशन स्टार्ट कर दिया, मतलब मेरे बॉल का स्टेट चेंज हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अब आपको पता है कि इधर पे फ्रिक्शन फोर्स तो है ही नहीं क्योंकि एकदम प्लेन सरफेस है ना? तो ये जो बॉल है, ये बॉल के ऊपर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो नहीं रहा है ना? तो ये बॉल जो है ना, ये रुकेगा नहीं, ये बॉल कंटिन्यूअस मूव होता ही जाएगा। ये बॉल जो है वो कंटिन्यूअस मूव होता ही जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई भी अपोजिट फोर्स नहीं लग रहा, इसके मोशन के अगेंस्ट कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। बेसिकली यहाँ पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, जिसका रीजन ये है कि ये जो बॉल है ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। समझ रहे हो? अब हाँ, यहाँ पर इसका स्पीड अचानक चेंज नहीं होगा बिकॉज स्पीड भी चेंज करने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर तो कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा, है ना? कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पर इसका स्पीड भी चेंज नहीं होगा और ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता ही जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा? इस एग्जाम्पल से आपने ये सीखा कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना है, यानी उसको रेस्ट से मोशन में लाना है या फिर मोशन से रेस्ट में लाना है, आपको जरूरत है उस केस में एक अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो न्यूटन बाबा ने भी अपने पहले लॉ में इसी बात का जिक्र किया था। आओ जरा न्यूटन बाबा की बात सुनते हैं। तो हमारे न्यूटन बाबा ने फर्स्ट लॉ में कुछ ऐसा कहा था कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force act on it। इसका ये मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा हमेशा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन के साथ अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव करता ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं एक्ट होता। और यही हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था और यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। बट वेट, आपको नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट आपने पहले भी कहीं सुना हुआ है? स्टेटमेंट क्या था इसका कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, है ना? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना एक्ट करे। और यही चीज आपने थोड़ा टाइम पहले इनर्शिया के टाइम पे भी पढ़ी थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने चेंज इन स्टेट को अपोज करता है ना? तो कहीं ना तो कहीं आप ये देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट लॉ है और जो इनर्शिया है, ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा क्या है, सिमिलर है, बहुत ज्यादा क्या है, सेम है। ये दोनों के दोनों कहीं ना तो कहीं सेम बात कह रहे हैं। इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम बात कर रहे होंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। सो तब तक के लिए